की पाबंदियों से आगे बढ़कर जब कोई परिंदा आपकी मुंडेर पे आकर सुरीली सदा देने लगे, कोई लाचारी, कमसिनी, मजबूरी या कोई बंदिशों के आगे की सोच रखता हो और अपनी मंजिल पाने की खातिर अपनी ताकत से कई ज़्यादा मेहनत करता हो, तो आप ये मानकर चलें कि कामयाबी यकीनन उसके कदम चूमेंगी। ज़िंदगी में मंजिल पाने की तलब और ईमानदारी हो तो इंसान कामयाबी की दहलीज पे पहुंच ही जाता है, और तब जाकर उसकी कामयाबी कभी ना ख़त्म होने वाली दास्तां उसे गले लगाती है और उसके माथे पे एक हसीन बोसा देती है। उसी कड़ी में आज डीडी उर्दू लेकर आया है एक नया शो। हौसलों की उड़ान, और मैं सोनम गिल आपकी मेज़बान। तो चले आएँ, आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी बाकमाल शख्सियत से जिन्होंने ख़ुद को इस मुआशरे के सामने नज़ीर पेश किया है। मोहतरमा कृष्णा यादव जी। गम न कर, दौर तो अपना भी कभी आएगा, वक्त फिर वक्त है, एक रोज बदल जाएगा। गुर्बत और मजबूरी इंसान को अक्सर गलत रास्ते पर ले जाती है, लेकिन माशरे में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने गुर्बत या मजबूरी को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया और कामयाबी की ना खत्म होने वाली दास्तान लिख डाली। महज 500 रुपए कर्ज लेकर और बटाई पर खेत लेकर शुरू किया गया काम आज सैकड़ों लोगों को रोजगार देने का जरिया बना हुआ है। ये शानदार दफ्तर, जायकेदार अचार, मुरब्बे, चटनी से भरी दुकानें इस बात की जमानत है कि इन्होंने कितनी मेहनत की होगी। ये फैक्ट्री और यहाँ काम कर रहे वर्कर्स को देखकर हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन असल में इस फैक्ट्री और बिजनेस को कामयाब बनाने में कृष्णा यादव और उनके शौहर गोवर्धन सिंह यादव की दिन रात की मेहनत हमारे सामने है। सुरखरू होते हैं दुनिया में हमेशा वही लोग, दश्त व सहरा से जो सरगर्दां गुजर जाते हैं। वाकई आपके पास हौसला और ईमानदारी हो तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आज कृष्णा यादव के फॉर्मूले से तैयार अचार, चटनी, मुरब्बा बाजार की शान बने हुए हैं। यही वजह है कि कृष्णा यादव और गोवर्धन सिंह यादव के नाम हजारों इनाम और एजाजात दर्ज हैं। सलाम है ऐसे होनहार शख्सियत के हाथों को जिन्होंने इतनी कम अरसे में बेशुमार कामयाबी हासिल की। कृष्णा जी, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है आज हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज मैं इस स्टूडियो में आई और यहाँ जैसे कि आप से मेरी बातें हो रही हैं और मैं अपना विचार जो मैंने शुरू से करा है उनको आज साझा करने का मुझे वक्त मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा। सबसे पहले आज जो है, देखिए बहुत लोग आपकी जो सक्सेस है, जो कामयाबी है उससे वाकिफ़ हैं। हाँ जी। आपने एक बहुत खूबसूरत बात अपने एक इंटरव्यू में कही थी कि ज़ीरो तक जो है एक इंसान अमूमन होता है कि ज़ीरो तक पहुंच के ये सोचता है कि मैं जो है ख़त्म हो गया हूँ या मेरी जो है कोशिशें ख़त्म हो रही है, चीज़ों का जो है हल नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आपने ये कहा कि अगर हम ज़ीरो को शुरुआत की तरह लें तो फिर जो है सारी चीज़ें तब्दील हो सकती है। इसके बारे में ज़रा बताइए, खूबसूरत ख़्याल कैसे आपके जहन में आया? ये मैंने अपनी लाइफ में, जैसे कि मेरी शादी हुई जी। शादी हुई तो मैं घर में ही काम करती थी, मतलब हाउस वाइफ थी, अपने घर ही को देखती थी जी। तो मेरे पति काम करते थे जी। तो करते करते क्या हुआ, एक बार के हमारे जो ना, जैसे कि काम तो करते थे, अपने थोड़ी सी खेती थी तो खेती में करते थे थोड़ा बहुत काम, फिर अपना बिजनेस भी शुरू कर दिया। तो जैसे बिजनेस शुरू करा तो थोड़े दिन बिजनेस करा तो उसमें बहुत घाटा आया, इतना घाटा आ गया बिजनेस में कि मेरे घर मकान सब कुछ बिक गए। घर मकान बिक गए तो हमारा जो ना बिल्कुल एक तरह से हम रोड पे आ गए। जब रोड पे आ गए तो मेरे बच्चे थे छोटे छोटे, उस समय पे बच्चे हो गए, मेरे बच्चे हो गए तो मैंने सोचा कि भाई सब कुछ ख़त्म हो गया तो अब हम क्या करेंगे, मतलब एक तरह से जीरो हो गए बिल्कुल। तो वो मेरे जहन में विचार आया कि हम जैसे बुलंदशहर यूपी के रहने वाले थे, अगर हम इस शहर को छोड़ के किसी दूसरे शहर में अगर किसी की नौकरी करेंगे
या किसी की मजदूरी करेंगे तो हम अपने बच्चों को मतलब आगे बढ़ा सकते हैं और इनकी परवरिश पालन पोषण अच्छा कर सकते हैं। सही। यही सोच के मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप जो ना ये शहर छोड़ के कहीं बाहर जाओ और काम ढूंढो आप, तो हम आपके साथ जो ना मैं भी काम करवाऊंगी, तो हम जो ना अपने बच्चों को मतलब आगे बढ़ा सकते हैं। इस सोच से हम बुलंदशहर छोड़ के दिल्ली आए। जी। तो जब दिल्ली आए तो दिल्ली आते समय मतलब ऐसा था मेरे पास कि एक पैसा भी नहीं था। मतलब घर में भी मतलब बहुत दिक्कतें थी। जी। तो मैंने किसी से 500 रुपये उधार लिए और 500 रुपये उधार लेके मैंने बहुत मतलब इनको खुश मतलब जैसे कहते हैं ना, एक तरह से समझा बुझा के भेजा कि भाई आप जाओ यहाँ से। जी। तो इस तरह से मैंने इनको दिल्ली भेज दिया। तो जब दिल्ली आए तो दिल्ली भी हमारे 3 महीने तक, जैसे 3-4 महीने इन्होंने काम ढूंढा। इनको जी। ड्राइवरी आती थी और मतलब यही काम आते थे, गाड़ी चलानी आती थी। खेती में तो बहुत कम काम करा था। फिर भी मतलब काम ढूंढते रहे 3-4 महीने खूब काम ढूंढा, कहीं ना मिला। एक तरह से बिल्कुल ऐसे हो गए यहाँ भी जी। लाचार बिल्कुल। हम्म। तो जब बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ने लगी तो फिर हमने जो ना एक लीज पे खेत लिया, बटाई पे खेत। तो जब वो खेत ले लिया तो खेत में सब्जियां बुआई बुआई हमने, उगा ली सब्जी, उगा ली जी। सब्जी उगा के मार्केट ले जाने लगे। और खेत में ही काम करते करते ऐसे ही हम एक दिन बैठे बैठे सोच रहे थे, हमें थोड़े से दिन हो गए यहाँ, तो हमारे बच्चे जो ना जी। घर में रहते थे, स्कूल भेजने लगे हम। यहाँ छावला में एक सरकारी स्कूल है, तो उसमें भेजने लगे हम बच्चों को अपनों को। जी। तो जब बच्चे जाने लगे हमारे, तो एक बच्चे कहने लगे भाई हमें जो ना थोड़ा सा मनोरंजन भी चाहिए। तो एक छोटा सा हमने टीवी लगा लिया। अच्छा। टीवी में जैसे दूरदर्शन के प्रोग्राम आते हैं तो ऐसे ही बैठे बैठे हम सुन लेते। तो उसमें प्रोग्राम में बहुत अच्छा समझाते भी हैं शाम को। जी। हाँ, तो किसानों का आता है तो किसानों का हम ऐसे ही प्रोग्राम देख रहे थे। तो उस प्रोग्राम में मतलब मैंने फिर देख के, और मेरे को एकदम से याद आया कि मेरी दादी जो ना बड़ा अच्छा अचार बनाती थी गाजर का। जी। ये हम खेत में अपने गाजर उगा रखी है, गोभी उगा रखी है, तो इसका तो हम कोई मतलब अचार बनाए, प्रोडक्ट बनाए इनके, तो हमारे जो ना मार्केट मतलब हमें अच्छा दाम कमा सकते हैं इससे। बहुत शुक्रिया कृष्णा जी। आपके बारे में ये मालूम हुआ कि आप 152 किस्म की जो है चीज़ें बनाती हैं, जिसमें अचार है, मुरब्बे हैं, शहद है, हाँ जी। एलोवेरा है और किस तरह की और चीज़ें हैं। और अ, जब आपने शुरू किया, आपने जैसे आपने कहा कि आपने अचार से शुरू किया, हाँ तो जी। उसमें कितना वक्त लगा? और फिर आप दूसरे कारोबार को जो आप बड़ा करते हैं, उस वक्त आपका ध्यान कब आया और कितना वक्त लगा इस जो है कारोबार को खड़ा करने में अकेले? ये जी जैसे मैंने पहले बताया आपको कि थोड़े से अचार मैंने बनाए घर में ट्रेनिंग लेके, और ट्रेनिंग लेके बनाए तो फिर मैंने ये जो ना चेक कराए थोड़े थोड़े, तो मतलब हमारे अचार बहुत मतलब स्वाद लगे जी। सबको। तो फिर मैंने जो ना उनको ज़्यादा बनाया, ज़्यादा बना के फिर मैंने अपने उनसे बोला, पति से बोला कि भाई इसकी मार्केटिंग आप करो। जी। अचार मैंने बना दिए, मार्केटिंग के लिए आप जाओ। तो जैसे कि लेके गई है अचार हमारे, तो उस टाइम पे हमारी कोई ना तो कंपनी थी, जी। खुले अचार थे। तो बाज़ार में लेके गए, बाज़ार में कहने लगे भाई खुले अचार तो हम ऐसे तो नहीं लेंगे। सही। तो फिर वापस ला के घर में रख दिया। जब घर में रख दिया तो फिर मैंने सोचा कि भाई अब जो ना कहने लगे कि हमारे जो ना सब्जी बिक जाती थी थोड़ी, जी। तो वो भी हमारी बंद हो गई और तुमने ये अचार बना दिए, इस तरह से बोलने लगे। तो फिर मैंने बोला कि आप जो हिम्मत मत हारो, मैं थोड़ी सी सब्जियां निकालूंगी ताज़ा ताज़ा। और जो मतलब ये अचार भी, एक रोड था हमारे पास, थोड़ा सा ही दूर था। जी। तो ये छावला और नजफगढ़ वाला रोड है। जी। इस रोड के किनारे मैंने बोला, वो रोड नज़दीक था जहाँ हमारा खेत था। तो इस रोड के किनारे टेबल डालो एक, और टेबल पे आप जो ना सब्जी रखो, अचार रखो, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। जी। ये अपनी सहेली से इन्होंने 500 रुपये मेरे को लाके उधार दिए और मैं दिल्ली आया 93-94 में, और यहाँ आके हमने खेत लीज में लिया, उसमें सब्जियाँ उगाई, सब्जियों को मार्केट लेके गए, उनका दाम नहीं मिला। क्यों दाम नहीं मिला? कि हम सब किसान भाइयों को तकनीकी ज्ञान नहीं होने के कारण, हमें जैसे गाजर लगानी है तो 15 दिन के अंतराल में गाजर लगा देंगे, गोभी लगानी है तो एक साथ गोभी लगा देंगे। तो हमारी जो फसल आती है इकट्ठी आती है, मंडी में रेट डाउन हो जाता है, इसलिए दाम नहीं मिल पाता है। तो हमारे साथ भी वही हुआ, जो हमारी लागत के हिसाब से भी हमारा पैसा नहीं मिलता था। तो एक बार तो गाजर खेत में ही जुतवा दी, गोभी भी जुतवानी पड़ी। तो हमारे पास बहुत छोटा टीवी था,
उसमें पहले कृषि वो चित्रहार आता था, दूरदर्शन का चैनल होता था और कोई चैनल नहीं थे, तो पहले चित्रहार आता था। चित्रहार के बाद में फिर वो कृषि दर्शन प्रोग्राम दिखाते थे। तो उसमें बाई चांस उस दिन ऐसा प्रोग्राम आ रहा था, किसान भाई अपने टमाटर का ये बना सकते हो, अपनी गाजर गोभी से ये बना सकते हो। तो मेरी वाइफ कहने लगी कि जी देखो इसमें जो ना ये किसानों के लिए इतनी अच्छी बात बताई है अभी कि किसान भाई अपने टमाटर जो नहीं बिक रहा है उसका सॉस बना सकते हो, और गाजर का अचार बना सकते हो, गाजर का मुरब्बा बना सकते हो, गोभी का अचार बना सकते हो। तो ये मेरे को कहने लगी मेरे को कहीं ट्रेनिंग दिलवाओ तो मैं इसका अचार बना दूंगी। और मेरी दादी बहुत अच्छा अचार बनाती थी गांव में, जब हम गांव में छोटे थे। तो मैंने मालूम किया हमारे नज़दीक में कृषि विज्ञान केंद्र है नई दिल्ली उजवा में। तो वहाँ हम गए, हमने संपर्क किया। कहने लगे अकेले को तो हम नहीं सिखा पाएंगे और आप नाम लिखवा दो, तो ग्रुप में जब ट्रेनिंग होती है तो हम आपको बुला लेंगे। तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया, कहने लगे आप नहीं मानोगे, 15-20 महिलाओं को इकट्ठा कियो करो तो हम आपके खेत में आके ट्रेनिंग दे देंगे। तो जो कृषि विज्ञान केंद्र के जो हेड थे उन्होंने होम साइंस की एक मैडम थी रितु सिंह जी, उनको और एक संगीता माथुर को भेजा। और रितु सिंह जी ने मेरी वाइफ कृष्णा यादव को ये अचार, मुरब्बा, जैम, जेली कैसे बनाया जाता है वो सिखाया। जब सिखा दिया और इन्होंने बना भी लिया, बनाने के बाद में तो कहने लगी ये आप मार्केट में बेच के आओ। तो मैंने किसी पड़ोसी की साइकिल मांगी और साइकिल मांग के मैं उसको बाज़ार ले गया, तो बाज़ार में किसी ने नहीं लिया। कहने लगे आपका 30 रुपये किलो का रेट बता रहे हो, हम तो 20 रुपये किलो बेचते हैं, फैक्ट्रियों से सस्ते अचार लाते हैं। तो मैंने ला के वो रख दिया। इनको मैं कहने लगा रुपये 8 आने किलो सब्जी बिक जाती थी, नगद पैसे मिल जाते। आज तो हम उससे भी गए और इतना अचार खाएंगे कैसे, ही तो ख़राब हो जाएगा। तो इन्होंने बड़ी हिम्मत बांधी मेरी, कहने लगी आप हिम्मत मत हारो और ये मैं ताज़ा सब्जी दूंगी निकाल के, और ये अचार के डब्बे भी आप रोड के किनारे बैठो। मैंने इनको बोला मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से शर्म आएगी और मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, 2-3 हज़ार रुपये मैं गाड़ी चला के गुजारा कर लूँगा बच्चों का, ये नहीं होगा। तो ये नहीं मानी और मेरे को प्रेरित करती रहीं। तो मैंने फिर इनकी बात मान के मैं रोड के किनारे बैठ गया। अब रोड के किनारे साहब उस टाइम में पहले कोई व्हीकल इतने नहीं होते थे, 94-95 में बहुत कम व्हीकल थे, तो कोई रुकता नहीं था। मैं 2-3 दिन बैठा रहा, मैं परेशान हो गया। कोई एक आध रुके तो वो कहे कि भाई यहाँ जंगल में कहाँ अचार ये बिकेंगे, तुम बाज़ार में ले जाके बेचो। पुलिस वाला आए वो 2 बात सुना के चला जाए, कोई लोकल आदमी आए वो 2 बात सुना के चलाए। मैंने इनको बोला भाई मेरे को नहीं होगा ये काम और मैं तो नहीं बेचूंगा। कहने लगे सब लोगों का काम बोलने का, आप इधर से सुनो, कान से इधर निकाल दो। तो वहाँ कोई रुकता नहीं था। कृष्णा जी, आप ये बताएं कि जैसे हम आपकी कहानी सुनते हैं, ये कहानी ही कहेंगे क्योंकि बहुत लोगों के लिए ये बिल्कुल एक ख्वाब सा है, नामुमकिन सा लगता है सुनने में कि कोई एक शहर से, आप बुलंद शहर से सिर्फ 500 रुपये लेके दिल्ली पहुंची। हाँ जी। और आज आप 5-6 कारखानों की मालकिन हैं। हाँ जी। किन तकलीफ या जो आपके साथ जो आजमाइशें हैं जो है उसके बारे में ज़रा बताएं कि शुरू में आपको कैसा, कौन सी इस तरह की चीज़ें हैं जिससे आपको हैंडल करना पड़ा, जो आपको डील करनी पड़ी, जिसके बारे में आपको इल्म नहीं था उस वक्त, कोई भी घटना इस तरह? ये जो ना जब मैंने शुरू करा ये काम, मुझे तो बिल्कुल भी मतलब इसका वही ना था अंदाजा कि मैं ये काम करूँगी, क्योंकि मुझे तो कुछ आता ही ना था। मैं तो घर में रहती थी, बस थोड़ा सा आइडिया हुआ मुझे, दादी अचार बनाती थी और सब्जियां उगाई खेत में तो भी सब्जियों का अचार बन जाता है, इतना आइडिया था। और कुछ मेरे को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन मेरी मजबूरी क्या थी कि मैं जो ना एक भी दिन स्कूल नहीं गई। तो मुझे बच्चों को जब स्कूल भेजा तो मेरा जो ना बहुत ऐसा लगा कि भाई मैं थोड़ा पढ़ती तो मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह मतलब तालीम देती, पढ़ाती, इनको आगे बढ़ने की वो देती। तो अब स्कूल में दाखिला तो करा दिया, लेकिन मुझे तो कुछ भी ना आता, तो इन्हें कौन पढ़ाए। तो मतलब ट्यूशन के लिए उसके लिए कहाँ से पैसा लाए, इतना बहुत दिक्कत है। अब मुझे ये लगा कि भाई मैं तो मतलब अनपढ़ या मतलब बिल्कुल स्कूल ना जाने का मौका मिला तो अपने बच्चों को मैं खूब पढ़ाऊँ। अब पढ़ाऊँ कहाँ से, मेरे पास तो पैसे नहीं है। बिल्कुल मतलब इतनी लाचारी हो गई कि घर भी मेरा बिक गया और सब कुछ छोड़ना पड़ा। एक मजदूर आदमी क्या करेगा। तो वो मजदूरी मेरे को मतलब मेरा हौसला बना और आगे बढ़ने का मेरे को इससे जो ना बहुत मतलब जैसे एक विश्वास कहते हैं ना, वो विश्वास मेरे अंदर जागा
क्योंकि जब हौसले होते हैं तभी कोई काम होता है। बहुत तो सही। मैंने बस वो अंदर से विश्वास जागा और मैंने एकदम से कैच करी वो बात कि भाई मुझे सब्जियों से ये चीज़ बनानी है, जी अब बनानी है और अपने बच्चों को जो ना आगे बढ़ाना है। और हम भाई मिल के काम करेंगे, दोनों हस्बैंड वाइफ, तो हमारा काम जरूर आगे बढ़ेगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे। तो इस तरह की सोच रख के हमने ये काम शुरू करा। बिल्कुल। और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मजबूरी, बस दिमाग में यही आया कि भाई जो ना ये जो ना मेरी मजबूरी, लाचारी, मतलब मेहनत करेंगे तो ये कुछ मतलब हमें इससे राहत मिल सकती है और अपने बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं। बस इतना सोचा, वो मेरी उस दिन की सोच। जी और आज आज वो इतना बड़ा बिजनेस खड़ा हो गया। बिल्कुल। कहते हैं ना कि जैसे मतलब क्या हमारी सोच और जो विचार है हमारे, जी। उनमें ही हमें कहीं ना कहीं वो मिलता है सही। आगे बढ़ने का रास्ता। हाँ जी। जाहिर सी बात है, हमारी आवाम जो आपको सुन रही है वो आपसे उनको जाहिर सी बात है उनको हौसला ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपका सफ़र आसान तो नहीं रहा है जो कि आपने कहा। और इसमें कितना वक्त लगा कुल मिला के, आप ये कहें कि आज आप जिस मुकाम पे है जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि आपको टर्नओवर जो है वो करोड़ों में है, यहाँ तक पहुँचना कोई मामूली बात तो नहीं होती। और बहुत लोग इस तरफ सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं, थक जाते हैं सफ़र में। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोगों को ये समझ नहीं आता कि आप जो है, आप इस अगर आप थक गए हैं तो आप ब्रेक लें, लेकिन आप हार ना मानें। कोई ऐसी चीज़ जो आपने इस ज़िंदगी में ये सीखा कि बस ये है कि यहाँ मुझे हार नहीं मानना है, मुझे ये सफ़र जो है कंटिन्यू करना है, मुझे अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, ऐसी कोई भी ऐसी ख़ास कुछ ऐसा वाक़या हुआ, कोई भी इस तरह का हादसा या कुछ भी इसको बनाते वक्त, कारखाने को बनाते वक्त? खास बातें तो बस एक मेरे यही जहन में आता है, जी जैसे कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, कोई दुखी कर रही है, जी। या जैसे हम पे बहुत ज़्यादा लाचारी आ रही है, मजबूरी आ रही है, तो मतलब उसको हम बार बार सोचते रहेंगे, बार बार दिमाग में डालते रहेंगे, तो वो हमारे ऊपर हावी हो जाएगा, सही कह रहे हैं। है ना। तो उसे कभी भी हावी ना होने दें और उसको मतलब उस चीज़ को हम भूल जाएं। जैसे घर में हमने सुई धागे रख दिए, जी सुई धागे रखने के बाद क्या कहते हैं, ढूंढते ढोलते यार घर में ही होते ना हमारे, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कभी भी हमें मतलब उस टाइम पे नहीं मिलेंगे, नहीं मिलता। और बाद में हमें ऐसे अचानक से मिल जाएंगे मिल रखे जाता हुए। है। तो मतलब ये होता है कि हम जो ना उस चीज़ को भूल के किसी दूसरी तरफ, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, जी। यही काम करना मेरे को, लेकिन ध्यान कहाँ लगाना है हमें, किसी दूसरी तरफ। भाई घर में हमारे बच्चे, महिलाएं तो क्या होती हैं, बच्चे हैं जी भाई, और तरफ भाई अब मुझे ये इस तरफ ध्यान लगाना है, लेकिन काम वही करना है मेरे को, जी। और जो ये मैं कोई कर रही हूँ उम्र नहीं काम वही करना है, लेकिन ध्यान हमें दूसरी तरफ बांटना है। बिल्कुल। और तो ये उससे इससे ये हमें खूबसूरत- थोड़ा सा हमें जो ना उसे ये हो जाएगा, हमारा ध्यान बढ़ते वो काम हमारा ठीक होने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बातें कर रही हैं आप। और ये बताएं कि आपने कहा कि आप बच्चों से भी सीखती हैं ना। आज जैसे कि मान लें कि आपको अगर उस वक्त आपको कुछ लगा होगा कि ये चीज़ मुझसे नहीं हुई या कोई कमी रह गई, आज आप अपने बच्चों को पढ़ा लिया आपने और आप उनसे सीखती हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, इंसान बड़ों से भी सीखता है, छोटों से भी सीखता हाँ है, जी, हाँ जी, है ना? बच्चे जैसे मैं बच्चों से क्या मुझे यही पढ़ने का बहुत शौक था शुरू से ही। जी तो जब बच्चे स्कूल बैठा दिए, मेरे साथ काम करवाते थे, तो बेटा ये तोलना कैसे, तराजू में कैसे वो करना है, तो ये मेरे को बताओ, इसका ग्राम, जी, पढ़ाई जी। वढ़ाई सारी। और जैसे हाजिरी चढ़ानी है, जी। तो मैं बच्चों से बैठ के धोरे बैठती थी, उनके पास बैठ के थोड़ा पढ़ती थी, पढ़ के नहीं, या फिर मतलब कैसे हाजिरी चढ़ानी है, कैसे फैक्ट्री में मेरे को पहले मैं ही करती थी। अब तो मेरा बेटा मतलब शादी हो गई, बच्चे हैं उसके, तो बेटा बहू भी मेरे साथ काम करवाते हैं, तो जी। अब तो ज़्यादातर वही संभालता पढ़ाई लिखाई का सब। पहले मैं ही करती थी, जी जी हाजिरी लगानी, उनकी वो देनी, जो महीने की सैलरी होती है वो देनी, सब कुछ जी। मैं ही करती थी पहले। अच्छा। तो- और सरकार की तरफ से भी आपको बहुत सारे इनामात और एजाज़ात हाँ नसीब जी, हुए हाँ हैं। जी। उसमें हाल ही में आपको जो है उत्तर प्रदेश रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया है, उसके बारे में बताइए ज़रा, कैसा हाँ जी। एहसास हुआ जब आपको मिला? तो ये जो ना, जैसे मेरे काम को सराहना करते हुए मैंने ये इतनी गरीबी से उठ के जैसे काम करा, जी तो उसकी बहुत ज़्यादा, जैसे कि हम ये कृषि मेले लगते हैं ना, जी सरकारी कृषि मेले लगते हैं, जी तो इनमें हम जगह जगह जाके फिर हमारी किस तरह से हमारी स्टोरी हमने अपना बताया सारा, जी तो वो स्टोरी गई हमारी सरकार के पास। तो पहले चैम्पियन अवार्ड तो मेरे को काफ़ी सारे मिले, जी जी और हमने चैम्पियन अवार्ड भी मिले, और जैसे नारी शक्ति पुरस्कार मिला, जी और उससे अभी मेरे को हाल ही में ही ये 24 जनवरी को जी ये गौरव सम्मान मिला, यूपी रत्न। जी तो
ये पाके मतलब जैसे कि पहले मैंने तो कभी सोचा ना था, मैं तो बिल्कुल। बहुत मतलब छोटे से काम शुरू करा जी, जी। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि भाई मैं इतनी मतलब इतना मेरा काम ऊपर जाएगा और इतने बड़े बड़े अवार्ड मिलेंगे, इतने बड़े बड़े जैसे सरकार आज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जी, आज हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जी। और मतलब जितने भी मतलब वो हैं तो हमारे उनसे मिलती हूँ मैं तो बहुत ज़्यादा मेरे को मतलब एकदम ऐसा होता है जी। अंदर से खुशी होती है कि भाई कहाँ मैं ऐसी थी कि मैं डरती थी मतलब एक उसमें कोई बड़ा प्रोग्राम होता तो मेरे को डर लगता था कि मैं जी, कैसे जी। जाऊंगी क्योंकि मैं तो बिल्कुल गांव की थी जी। और बिल्कुल सिंपल। जी। तो मुझे बहुत वो लगता था, घबराहट सी होती थी, लेकिन अब मेरे को बहुत मतलब अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि हाँ भाई जो काम करेगा, जो मेहनत करेगा तो वो ज़रूर आगे बढ़ेगा बिल्कुल, और बिल्कुल। उनको सम्मान भी मतलब ये सम्मान ऐसा लगता है कि भाई पूरे देश की बहनें मेरी उनको भी ये सम्मान मिला है। कृष्णा जी, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आप ये मानती है कि इल्म बांटने से बढ़ता है? क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि आज जो आपका कारखाना है, ज़ाहिर सी बात है उसमें बहुत सारे और लोग काम करते होंगे। आज उनको आपने जो है, पहले आपने एक हुनर सीखा, उसमें आप माहिर बनी और आज आप उन्हें सिखा रही हैं। वो एक जो कह सकते हैं हम कि वो एक एम्प्लॉयमेंट में जो है वो लग गए हैं। तो ये मानती हैं आप कि इल्म जो है वो बांटने से बढ़ता है? जितना ज्ञान बांटेंगे हम, जी। एक ज्ञान ज्ञान हमारा जैसे अब मैंने ये सीखा, जी। सीख के लिया, दूसरे को बताया, फिर जी। तीसरे को बताया। जी। उससे क्या है, हम जितनी बार हम मतलब एक पढ़ाई देख लो, जितनी बार हम पढ़ेंगे उतना ही हमें ज़्यादा ज्ञान आएगा। बिल्कुल। तो जितनी बार हम किसी का प्रैक्टिकल करेंगे, जितनी बार हम काम करेंगे जी। और फिर पूरे देश के लिए, मैं ही अकेली थोड़ी ही अचार पूरा कर दूंगी या कोई भी जैसे कोई भी कारोबार कर रहा है, एक ही आदमी थोड़ी पूरे देश को, जितना बिल्कुल। हमारा काम है उतना हमारी जनता भी बढ़ रही है। सही बात है। तो अब हम तो, मैं तो ये नहीं सोचती कभी कि भाई मैं अपने लिए, हमारे सरकारी मतलब वो है संस्थान है, जी। जैसे पूसा संस्थान है और ये जहाँ से भी हमने ट्रेनिंग ली है वहाँ से हमारे बस भेजते हैं भर के नहीं है। जी। तो उन बसों में जैसे आते हैं हमारे किसान आते हैं तो किसानों को ट्रेनिंग देते हैं हम। अब जैसे ये बीएसएफ है, बीएसएफ में मैंने ट्रेनिंग महिलाओं को वो कराया, प्रैक्टिकल करा रखा है। अच्छा। तो काफ़ी सारी महिलाओं को ग्रुप में लेके मैं कहीं भी जहाँ भी बुलाते हैं पूरे देश में, वहाँ जाके मैं प्रैक्टिकल कराती हूँ और बताती हूँ। कोई भी काम हमारा जो ना, जैसे हम किसी को बताएंगे, बांटेंगे, जी। तो वो हमारा ज्ञान ज़्यादा बढ़ेगा बिल्कुल। और हम और अच्छी तरह से मतलब हमें क्या आशीर्वाद भी मिलता है एक तरह से, बिल्कुल, बिल्कुल। सबकी दुआएं भी मिलती हैं। तो दुआएं जो मिलती सबकी हैं। दुआएं साथ होंगी तो हम फलेंगे फूलेंगे सभी। बहुत सही कहा, बहुत हाँ खूबसूरत जी, बात आपने कही है। हाँ जी। और हमारी जो आवाम आज आपको सुन रही है, उनके लिए कोई ख़ास पैगाम आप देना चाहेंगी? खास पैगाम तो यही है जी। कि जैसे कि हम कोई भी काम को मतलब ये ना कि हम सोचते रहें या फिर मतलब कि भाई हमें जो ना ये काम आता नहीं है, या हम जो ना कहीं कहीं से भी जाके ट्रेनिंग लें। हमारे देश में हर तरह की ट्रेनिंग मिलती है जी। और मतलब हम जो ना कामयाबी की तरफ बढ़ें। जी। और कोई भी जो जैसे बच्चे, हमारे छोटे बच्चे, युवा बच्चे, जी। युवा बच्चों के लिए भी बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे रोजगार हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी। जी। बस मैं तो देश के युवाओं को यही कहूँगी कि अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ें और पीछे ये ना देखें कि भाई कोई हमें ये बोल रहा है या इतना छोटा काम कर रहे हैं हम। काम कोई छोटा बड़ा ना होता, सब काम मतलब हम करेंगे कोई भी तो उसे कितना बड़ा बना सकते हैं ये हमें अंदाज़ा भी ना होता। सही तो बात है। तो इसी के साथ साथ मैं आज सबको बस यही बोलना चाहूँगी। कृष्ण जी, आपने बातों के दरम्यान इसका जिक्र किया कि आपको जो है भजन का बहुत शौक था। आप टीवी देखती थी तो आप सोचती थी कि काश आप कोई भजन गाएं। तो हम सबकी आज ये ख्वाहिश है कि कुछ हमें सुना दे, कोई भजन सुना दे प्लीज़। अभी इतना याद तो ना आ रहा, लेकिन चलो एक लाइन सुनाती हूँ। जी प्लीज़। बरसाइए माँ, बरसाइए महबूब ने, रहमत किए बरसाते, बरसाइए महबूब ने, रहमत किए बरसाते। रुसवा करे दुनिया को तब होती है मुलाकातें, है बरसाए महबूब ने, रहमत किए बरसाते। बहुत खूबसूरत। 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 बहुत खूबसूर
महबूब इलाही के ये चरण नूरानी है, महबूब इलाही के ये चरण नूरानी है, इनसे मेरी निस्बत ये पुरानी है, इनसे मेरी निस्बत ये पुरानी है, होती है उस अर्श की वो नूर भरी रातें हैं, बरसाए महबूब ने रहमत की बरसातें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपने हमारी जो है ख्वाहिश पूरी की और बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, आपके बारे में जानकर। और हमारी आवाम, जाहिर सी बात है, आपकी इस हौसले की उड़ान को देखने के बाद वो ना ही सिर्फ मुतासिर होंगे बल्कि आगे अपनी ज़िंदगी में कभी भी मायूस या उदास नहीं होंगे। कृष्णा जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज आप उर्दू में बात कर रहे हैं इसीलिए मैंने ये लाइन आज बोली, उसमें उर्दू से मैच खाती है इसलिए लाइन बोली है, मुझे याद आ गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी जुस्तजू और तलाश में मेरी उम्र सारी गुजर गई, मैं कहाँ कहाँ से संभालता ये कदम कदम पे बिखर गई। दोस्तों, अपने मंजिल को पाने के लिए मेहनत करें और ख़ुद को मुसलसल आगे बढ़ाते जाएं। तलाश जारी रखें मगर ख़ुद को खोने ना दें। इसी उम्मीद के साथ कि दोबारा आपसे रूबरू होंगे एक नए मेहमान के साथ, इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।